जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे फूड कल्चर ऑफ इंडिया। हमने हमारा जो क्वेश्चन पेपर था दोस्तों, आपको पता है पॉपुलर कल्चर यानी लोकप्रिय संस्कृति, उसका जो भी सिलेबस है दोस्तों हम आपको वही क्वेश्चन कराया जिसमें दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये फूड कल्चर ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो एशियन टाइम से मिडाइवल आते आते और साथ ही मॉडर्न में कैसे जो हमारा फूड कल्चर है दोस्तों भारत को बदलता रहा और कैसे चेंज होता रहा और आज कैसे हम उसे देखते हैं। तो सभी दोस्तों आराम से चर्चा करेंगे, बिल्कुल एक ब्रीफ नॉलेज के साथ आपको, ठीक है, बिल्कुल डीप में। और जो मटेरियल्स होगा आपके जो यहाँ मैं प्रोवाइड करूँगा आपको, आपके लिए इनफ होगा आपके एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों फूड कल्चर ऑफ इंडिया, यानी भारत की खाद्य संस्कृति। भारत की दोस्तों बात करें खाद्य संस्कृति बिल्कुल नॉर्मल ऐसी है जैसे हम आज वर्तमान समय में कर रहे हैं, लेकिन पिछले समय में ये खुला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ था। हम उन चीज़ों का उपयोग करते थे, लेकिन चावल का भी उपयोग करते थे, लेकिन आज हम चावलों का कई इडली सांभर इन चीज़ों को बनाने में यूज़ करते थे, है ना, चावल के पराठे ये सभी। आज दूसरी संस्कृति, वही संस्कृति लेकिन उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो वही दोस्तों हम बात करेंगे एशियन टाइम से मिडाइवल, और दोस्तों साथ ही साथ वैदिक पीरियड लेके मेडिवल और दोस्तों मॉडर्न में कैसी जो हमारी खाद्य संस्कृति यानी जो फूड कल्चर है वो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन चेंज होता रहा। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसकी हिस्ट्री देखते हैं एक बार, है ना, यानी इतिहास कैसा रहा। तो भारतीय भारतीय उपमहाद्वीप के साथ साथ और विभिन्न समूह संस्कृतियों के 8000 साल के इतिहास को दर्शाता है। यानी जो भारत की खाद्य संस्कृति है ना, वो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप के और साथ साथ उससे लगे समूह और संस्कृति के 8000 साल के इतिहास को दर्शाता है। आधुनिक भारत में पाए जाने वाले खाद्य व क्षेत्रीय व्यंजन, यानी दोस्तों जो राज्य अलग अलग क्षेत्रों में उगाते हैं उनमें काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। तो ये ऐसा इतिहास रहा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वन बाय वन इनकी जो भी एक क्रोनोलॉजी है, मतलब, है ना। तो फूड कल्चर हम थोड़ा इसका अब इंट्रोडक्शन ले लेते हैं थोड़ा। तो फूड कल्चर हमारी सांस्कृतिक विरासत को शामिल करती है। ये तो आप अच्छे से जानते हो, यानी हमारा जो हेरिटेज है उसको शामिल करती है ना। ये भी आपको अच्छे से पता होगा कि जो भी हमारी फूड कल्चर है वो हमारी संस्कृति यानी कल्चर को, जो भी हमारी कल्चर हेरिटेज है उसको शामिल करती है, और बाहरी और हमारे परिवारों और समुदाय दोनों के साथ संचार का एक तंत्र प्रदान करती है। आपको पता भी होगा कि मतलब जो भी पहले हम जैसे पहले पेड़ पौधों का यूज़ करते थे, पत्ते, मतलब खाने के लिए फूड कल्चर हमारी एक संस्कृति भी होती थी। तो एक विरासत के रूप में भी हम कह सकते हैं। जैसे कुछ मॉन्यूमेंट भी होते हैं, कुछ बिल्कुल परपेंट जो उसको बिल्कुल लिंक होते हैं उन चीज़ों से, कल्चर से हमारे जुड़े होते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो जो फूड कल्चर हमारी सांस्कृतिक विरासत में शामिल करती है और बाहरी और हमारे परिवार और समुदाय दोनों के साथ संचार का एक तंत्र भी प्रदान करती है। फूड कल्चर के बिना हम किसी देश या समुदाय का अध्ययन नहीं कर सकते और समुदाय के सभी स्तरों पर भोजन और खाद्य उत्पादन को समझने बिना उस संस्कृति का ज्ञान की विकसित नहीं कर सकते। यानी किसी भी अगर हमें समुदाय को समझना पड़ेगा तो उसका कल्चर समझना पड़ेगा, उसकी खान वेशभूषा वो कैसा है। तो खाद्य संस्कृति से तो पता चल सकता है कि वहाँ की जो ट्रेडिशन है, किस प्रकार लोग रहते हैं, कैसे मतलब खाते हैं वो सभी। तो उससे हम दोस्तों उसका समुदाय भी हम पहचान सकते हैं, उसका मतलब विकसित है या नहीं, तो है ना, संस्कृति का हमें ज्ञान प्राप्त हो जाता है किसी भी क्षेत्र की फूड कल्चर या दोस्तों खाद्य संस्कृति से। आगे बात करते हैं तो दोस्तों इसी हमने कड़ी में आगे साथ बात करेंगे आपके साथ। तो अब पता चलेगा दोस्तों खाद्य संस्कृति यानी जो फूड कल्चर है हमारी व्यक्तिगत संस्कृति, यानी दोस्तों जो पर्सनल कल्चर और सांस्कृतिक विरासत यानी दोस्तों हमारी कल्चरल दोस्तों हेरिटेज के बीच एक संबंध बनाती है ना, संबंध बनाती है। अधिकांश लोगों की तुलना से बड़े पैमाने पर भोजन केवल संस्कृति का हिस्सा नहीं बल्कि यह लोगों की संस्कृति को परिभाषित करता है। यानी दोस्तों अगर मान लीजिए कि जो बौद्ध धर्म है उनकी कुछ हेरिटेज, मतलब कुछ उनकी विरासत है ना, जो भी उनके मॉन्यूमेंट है वो काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं। उनके जो भी मतलब उस समय जो उनके द्वारा खाया जाता था, यानी जो भी भोजन करते थे, वो एक हमें उनकी पर्सनैलिटी यानी पर्सनल कल्चर के बारे में तो बताते हैं, साथ ही साथ उनकी जो पर्सनल दोस्तों जो कल्चर जो हेरिटेज है उनके बारे में भी हमें बताते हैं। तो ये होता है दोस्तों जो यानी जो फूड कल्चर है ना, केवल हमें खाने के बारे में नहीं बल्कि लोगों की जो संस्कृति के बारे में भी इसको हमें देखने को मिलता है। पुरातात्विक प्राचीन की समय यानी दोस्तों जो हमारा पिछला टाइम था, पीरियड टाइम, है ना, तो उस समय दोस्तों क्या संस्कृति द्वारा घोड़े गए, यानी दोस्तों जो प्राचीन संस्कृति समय की जो संस्कृतियों द्वारा हमारे जो खोजे गए, ध्यान रखना खोजे, ये घोड़े नहीं है, खोजे गए साक्ष्यों से हमें प्राचीन खाद्य संस्कृति के बारे में पता चलता है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है ना, उसमें हमें काफ़ी तमाम चीज़ें देखने को मिलती है कि हमारी वहाँ की जो खाद्य कल्चर कैसा था। तो वन बाय हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों हमारा एशियन टाइम में हमारा फूड कल्चर किस प्रकार का था, उसमें हम किन किन चीज़ों का उपयोग करते थे जो आज हम एक ट्रांसफॉर्मेशन के रूप में देखते हैं उन सभी तमाम चीज़ों को, ठीक है ना। इन प्राचीन समय में खाद्य संस्कृति, तो प्राचीन समय में
भोजन को सबसे पहला साक्ष्य यानी जो प्राचीन समय में भोजन का सबसे पहला साक्ष्य यानी जो एविडेंस है वो हमें सिंधु घाटी सभ्यता यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई करने से पता चलता है कि वहाँ के किसान उस समय में दोस्तों मटर, तिल, खजूर, चावल उगाते थे। तो हमें पता चल रहा है ना, उस समय भी थे इन चीज़ों जो आज यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस पर एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। उन चीज़ों को नए नए तरीक़ों से हम दोस्तों उपभोग या दोस्तों उसको कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे ही सिंधु सभ्यता के जो लोग थे। सिंधु सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो लोग थे, वहाँ दोस्तों शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजनों को लोग खाते थे, क्योंकि प्राचीन समय में मानव आखेट पर संग्रहण करता है, यानी दोस्तों जो हंटिंग और गैदरिंग करता था, आप अच्छे से जानते हो प्राचीन समय में, है ना। क्योंकि और खाना कर यानी जो आखेट पर संग्रहण करके दोस्तों वो अपना जीवन यापन करता था, है ना, ये भी ध्यान रखना। वह भोजन के लिए शिकार करता था और पेड़ से कंदमूल इकट्ठा करता था। प्राचीन समय में मानव खाना बदोश का मतलब वो घूमता रहता था, घुमंतु। आपने सुना होगा ना, पहले समय में स्थानांतरण कृषि भी की जाती थी लोगों के द्वारा एक जगह दूसरी छोड़ के लिए। एक खाना बदोश था, जहाँ इसे मिल गया खाना वहाँ रहता था, चलता फिरता रहता था, इसका कोई ठिकाना नहीं था, कोई रहने का स्थान नहीं था, है ना। तो प्राचीन समय में मानव खाना बदोश की तरह जीवन यात्रा करता था, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता था। ये ऐसा था इनकी स्थिति, है ना। साथ ही साथ आगे बात कर लेते हैं दोस्तों 8000 से 6000 ईसा पूर्व, यानी दोस्तों जो ईसा मसीह के जन्म से पहले 8600 ईसा पूर्व मेहरगढ़ के स्थलों की खुदाई से गेहूं, जौ, बेर, और दोस्तों मेहरगढ़ जो है दोस्तों आपको पता होगा ये कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है ना। तो इस स्थलों से दोस्तों गेहूं, जौ, बेर की खेती के बारे में जानने को पता चलता है। और वहाँ के लोग भोजन के लिए भेड़, बकरियों को भी दोस्तों अपना पालतू जानवर बनाते थे। उनके जो भी जो हमें इक्विपमेंट यानी जो भी हमें संसाधन, जो भेड़ के दूध से दोस्तों हमें उनके जो प्रोडक्ट मिलते थे उनका भी काफ़ी यूज़ करते थे। इसलिए हम दोस्तों जो मनुष्य के द्वारा वहाँ पर भेड़, कुत्ते, बकरियाँ ये सब भी दोस्तों पाले जाते थे, है ना। आगे बात करते हैं दोस्तों वैदिक पीरियड। अब ध्यान रखना दोस्तों, जब हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई थी उसके बाद दोस्तों एक पीरियड आया था, दूसरी सभ्यता आई थी वैदिक सभ्यता, यानी जो वैदिक सिविलाइजेशन को दोस्तों हम दो पार्टों में बांट देते हैं। एक तो हमारी पेरियर वैदिक पीरियड और दूसरा हमारा दोस्तों पोस्ट वैदिक पीरियड। तो उसमें वैदिक पीरियड के बारे में बात कर लेते हैं अब, है ना। तो वैदिक पीरियड का दोस्तों ध्यान रखना, इसका जो कार्यकाल था वो 1500 BC से दोस्तों 1000 BC तक था। तो वैदिक काल में खाद्य संस्कृति यानी फूड कल्चर की जानकारी हमें वेदों से मिलती है। और आपको पता था कि जो वैदिक पीरियड में वेद लिखने शुरू हो गए थे, और जो वैदिक पीरियड को ही दोस्तों ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ही दोस्तों ऋग्वैदिक काल की यहाँ पर शुरुआत हो गई थी, ये लिखना चालू हो गया था। अलग अलग लोगों के द्वारा इसमें जो विचार सम्मिलित किए जाने लगे थे, और वही एक वेद के रूप में हम ऋग्वैदिक काल में देखते हैं, ये ध्यान रखना, है ना। तो हमें जो वैदिक काल में जो फूड कल्चर की जानकारी कहाँ से दोस्तों, वेदों से मिलती है। और आपको पता है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और नया कौन सा वेद है, ये अथर्ववेद, जिसमें दोस्तों जो दादू, टोना, ये वंशीकरण, ऐसी जो तमाम मंत्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वैदिक साहित्य में वैदिक पीरियड के बारे में, फूड हैबिट्स, कल्चर के बारे में दोस्तों जानकारी मिलती है। वैदिक काल में शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता था, यानी हम कह सकते हैं कि शाकाहारी भी लोग थे, मांसाहारी भी लोग थे। इस काल में भोजन चावल, ज्यों शुरू होता था, यानी दोस्तों इसमें जो लोग थे वो दोस्तों क्या चावल का भी उपयोग करते थे। इस काल में दोस्तों क्या भोजन, है ना, चावल, ज्यों से शुरू होता था, जो वैदिक काल में भोजन का एक प्रमुख हिस्सा था। साथ ही इस काल में दोस्तों गाय का दूध को अधिक महत्व दिया जाता था। साथ गायों के दूध का दोस्तों मक्खन, दही, घी, मलाई आदि बनाने में प्रयोग भी करते थे। साथ में भैंस, बकरी का दूध भी दोस्तों यहाँ पर लोगों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। तो काफ़ी उस समय की जो कल्चर है, आज की कल्चर काफ़ी एक डिफ्रेंशिएट नहीं है ज़्यादा, ये ध्यान रखना। वैदिक काल के भोजन में पेय पदार्थों में विशेष रूप से, यानी दोस्तों वैदिक काल में जो एक भोजन के रूप में जो पानी के रूप में हम कह सकते हैं पेय, यानी जो लिक्विड फॉर्म में जो है, तो हमें पेय पदार्थों में सबसे विशेष रूप में सोमरस बेसिकली एक अंजीर का रस होता था, जो मुगल काल में भी काफ़ी यूज़ किया गया था, और उसमें मौर्य डायनेस्टी में भी किया गया था दोस्तों, ध्यान रखना। जो वो था बिंदुसार, है ना, जब वहाँ का जो शासक आया था एक सेल्यूकस निकेटर, उसका जो राजदूत भेजता है दोस्तों डायोनिकस, है ना, तो वो ध्यान रखना, डाइमेकस, है ना। तो यहाँ पर अंजीर ये होते थे, थोड़ा नशा वाला पदार्थ होता था, तो सोमरस यहाँ पर पेय पदार्थों का भी विशेष महत्व दिया जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, वैदिक काल में 3 प्रकार के भोजन आहार में लिए जाते थे। कौन कौन से? एक सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और एक तामसिक भोजन। इनका महत्व देख लेते हैं कैसे दोस्तों इनका प्रकार था, किस प्रकार के भोजन करते थे। सात्विक भोजन दोस्तों, इसमें ऐसे भोजनों का सेवन किया जाता था जिसमें मन शांत रहे, शरीर रोग से मुक्त हो, जैसे दोस्तों फल,
पक्की सब्जी, साबुत अनाज। दूसरा दोस्तों बात करें, दूसरा है राधिक भोजन। इसमें दोस्तों इसमें ऐसे भोजन का सेवन किया जाता है जिससे शरीर में ऊर्जा और शारीरिक और मानव तनाव में योगदान बना रहे। जैसे दोस्तों आपको पता है कॉफ़ी, चाय, ऊर्जा पेय और चॉकलेट, अंडे, तीखा, नमकीन आदि इन चीज़ों का दोस्तों उसमें खाद्य भोजन में हम यूज़ करते थे। आगे बात करें तो दोस्तों तात्विक भोजन में कैसे यूज़ करते थे। तो तात्विक भोजन में दोस्तों इसमें उन प्रकार के भोजनों का प्रयोग किया जाता था जो मन शरीर दोनों के लिए हानिकारक होते थे। हमें पता भी है कुछ हम ऐसे खाते हैं प्रोडक्ट जो हमें ऊर्जा देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं दोस्तों हमें जो संतुलन बनाए रखते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो हानिकारक होते हैं ना। तो उसमें दोस्तों मांस, मछली, प्याज, लहसुन ये कैसे हानिकारक होते थे थोड़े माना के लिए। अब बात कर लेते हैं, तो हमने बात कर ली दोस्तों एशियन टाइम में कैसे हमारी फूड कल्चर थी, किन चीज़ों का उपयोग करते थे लोगों के द्वारा। अब थोड़ा चेंज हुआ, परिवर्तन हुआ, तो अब मिडाइवल पीरियड में हम ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं। यानी मध्यकाल में दोस्तों फूड कल्चर किस प्रकार का था। आपने काफ़ी इतिहास पढ़ा भी होगा, जो अकबर के समय में काफ़ी चेंज हुए थे, जो अभी हम आपको बताएंगे एक एक। तो ठीक है, मध्यकालीन फूड कल्चर यानी जो भारतीय फूड कल्चर की जानकारी दोस्तों हमें इतिहासकारों के माध्यम से ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इस समय दोस्तों जो अधिक प्रसिद्ध जो यूरोपीय जो वहाँ के शासक यानी जो रूलर थे, उनमें जो भी मतलब वहाँ के जो लेखाकार थे वो काफ़ी भारत में आए भी हैं, है ना। आपने सुना भी होगा फाहियान ये सभी। तो इसमें एक इतिहासकार और एक लेखक है दोस्तों इब्न बतूता ने भारत में रोज़मर्रा के जीवन के विवरण अपनी पुस्तक, यानी दोस्तों भारत में जो चल रहा था उनकी जो रहना सहना, शासन कौन कर रहा था, खान पीन भूषा, उसमें उनकी जो इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक रेला में इनकी जानकारी लिखी। और उन्होंने बताया कि भारत में आम और अदरक का अचार भी खाया जाता था। ये ध्यान रखना। ये हमें कहाँ से मिलती है दोस्तों, इब्न बतूता की जो पुस्तक है रेला, उनसे भी जानकारी मिलती है। उन्होंने कई तरह के दोस्तों दालों, घी से बने मुर्गे का उल्लेख भी अपनी पुस्तक में किया है। वह यह भी लिखते हैं कि शाही भोजन की शुरुआत गोल चपाती से होती है। यानी दोस्तों वहाँ पर शाही भोजन भी होता था, जैसे आप बोलते हैं ना शाही प्लेट लगा दो, है ना। वर्तमान में तो प्रेजेंट टाइम में तो यही वहाँ पर यूज होती है। शाही भोजन में दोस्तों गोल चपाती से शुरुआत होती थी और भुना हुआ गोश्त वह समोसा वह चावल के साथ मुर्गा का सेवन भी दोस्तों वहाँ पर किया जाता है। इन सभी की दोस्तों जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इब्न बतूता की जो बुक है रेलर से, है ना। और देख लेते हैं दोस्तों जो मुगल पीरियड में और फूड कल्चर कैसा था, और ठीक है ना। तो ध्यान, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो उनके जो शासक काल थे, जो आपको पता है बाबर ने नींव रखी थी इसकी, जो मुगल टाइम्स की, है ना। लोधी, जो इब्राहिम लोधी था उसको हरा के। तो मुगल काल में दोस्तों खाद्य संस्कृति अलग व बड़े पैमाने पर थी। मुगल सम्राट खाने व खिलाने के दोस्तों शौकीन थे। जब भारत में आए तब अलग अलग व्यंजनों के शौकीन हो गए। जैसे सम्राट हुमायूं को दोस्तों स्वीट डिश काफ़ी पसंद थी, तो इसलिए इसकी जो हुमायूं की पत्नी थी ना अमीदा, तो उसने मुगल चिकन में दोस्तों ड्राई फ्रूट और दोस्तों स्वीट डिश बनाना शुरू कर दिया, है ना। और एक हमें नई नई चीज़ों का यह डिश देखने को भी मिलती है। सम्राट अशोक, अब बात कर लेते हैं दोस्तों आगे कि सम्राट अशोक के समय में, सम्राट अशोक के क्या दोस्तों समय में 1556 यानी इसका जो पीरियड था 1556 से 1665, इस काल में दोस्तों मुगलों का गोल्डन टाइम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय सम्राट अशोक ने दोस्तों अकबर ने 400 कुक को हायर किया और नई 100 डिश बनाना शुरू कर दिया। इसमें सबसे दोस्तों जो लोकप्रिय यानी जो पॉपुलर थी वो थी दोस्तों मुगल मसाला और नवरत्न क्या करीमा, यानी इसे आज हम देखते हैं एक मुर्गे के रूप में करीमा, है ना, कौरमा करीमा। ये हमने दोस्तों मिडाइवल इंडिया की बात कर ली। तो काफ़ी चेंज होता रहा है, ध्यान रखना। तो काफ़ी हमने आपको अच्छे से यहाँ समझा भी दिया है, तो कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं कि जो डेफिनेशन है मतलब जो वर्ड है हमने इतना जो एक हार्ड रूप में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज आपको समझ में आ जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मॉडर्न टाइम में। अब हमने एशियन टाइम से बात करती मिडाइवल में आ गया। अब बात करते हैं मॉडर्न टाइम में कैसे हमारी जो फूड कल्चर है काफ़ी डेवलप होता रहा, और उन सभी तमाम चीज़ों को देखेंगे। और जो मॉडर्न टाइम में हर स्टेट में दोस्तों अलग अलग, हर कोसे कस्बे में दोस्तों संभाग प्रांत में अलग अलग संस्कृति देखने को मिली फूड कल्चर को लेके। बात कर लेते हैं दोस्तों आधुनिक भारत में खाद्य संस्कृति। आज आधुनिक भारत में भारत की खाद्य संस्कृति अलग अलग क्षेत्र राज्यों में दोस्तों अलग अलग देखने को मिलती है। आपको पता होगा दक्षिण में अलग, उत्तर में अलग, वेस्ट में अलग, नॉर्थ में अलग, जो उनकी संस्कृति के साथ साथ उनकी विरासत को प्रदर्शित करती है। जैसे मैंने आपको बता दिया संस्कृति जो केवल जो नहीं फूड जो कल्चर है केवल खाद्य संस्कृति नहीं बल्कि उनकी जो विरासत है सांस्कृतिक विरासत को भी प्रदर्शित करती है। भारत एक सांस्कृतिक और खाद्य वेशभूषा के रूप में जाना जाता है और यह पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भारतीय भोजन न केवल स्वाद में बल्कि खाना पकाने के मामले में दुनिया में बाकी देशों से दोस्तों क्या है अलग। हमें ये भी पता रहता है दोस्तों भारत में हमारी जो क्लाइमेट है चेंज होता है हर जगह दोस्तों, मानसून या कुछ ऐसी रेन सिस्टम काफ़ी अलग अलग होता है ना, ये भी आपको पता होगा अच्छे से। भारत में या विश्व में दोस्तों जलवायु के कारण ही अलग अलग राज्यों में फूड कल्चर डिफ्रेंशिएट देखने को मिलता है।
भारत के जैसे दोस्तों अगर बात करें तो कश्मीर राज्य में जो देश में सबसे ठंडे इलाकों में आपको पता होगा नॉर्थ में है ना। और यह है मुख्य व्यंजन यानी दोस्तों रोगन जोश कश्मीर के मेन्यू में एक स्वादिष्ट मांसाहारी वस्तु है। वहीं दूसरी ओर जैसे दोस्तों बात करें तो नीचे आएंगे हम पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में। तो पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में दोस्तों बात करें तो यहाँ पर इन राज्यों में दोस्तों जैसे चपातियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, यानी फूड कल्चर के रूप में इनकी जो क्षेत्रीय दोस्तों राज्य जो संस्कृति है फूड, तो उसमें चपाती को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और आपको साथ में यही पता होगा जो पंजाब में दोस्तों मक्के की रोटी और सरसों का साग के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो उत्तरी राज्य अपने अद्भुत दोस्तों स्थानीय व्यंजनों के लिए भी विशेष रूप से लोकप्रिय हैं, ये भी आप अच्छे से जानते हो है ना। हर किसी का स्टेट का कल्चर है। बात करेंगे दक्षिण के भी तो यहाँ पर आपका जो इडली डोसा सांभर जो हम खाते हैं आजकल, तो वो इन चीज़ों को हम दक्षिण जो भारत से हमें दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है। भारत के दक्षिणी भारतीय भोजन के बारे में बात करें तो भी हमें काफ़ी प्रसिद्ध देखने को मिलती है फूड कल्चर। जैसे तमिलनाडु में दोस्तों इडली डोसा अधिक लोकप्रिय हैं, जो चावल के दोस्तों घोल से बनाया जाता है, जो दुनिया भर में अधिक प्रयोग भी किया जाता है। इसे जो है ना सांभर और नारियल की चटनी के द्वारा परोसा भी जाता है। आपने खाया भी होगा, जिन्होंने नहीं खाया तो दोस्तों एक बार ज़रूर टेस्ट करिए है ना। तो भारत के वेस्ट बंगाल में दोस्तों क्या लोकप्रिय जो व्यंजन यानी दोस्तों जो पॉपुलर जो हमारा फूड कल्चर है वो दोस्तों चावल के साथ, यानी दोस्तों वेस्ट बंगाल में जो कह सकते हैं कि वहाँ का जो फूड कल्चर है जो फेमस है वो दोस्तों चावल के साथ मछली करी है। क्या दोस्तों? चावल के साथ मछली करी है। यहाँ चावल की दोस्तों खेती अधिक होती है। आपको पता होगा यहाँ 3 प्रकार की पहाड़ी पाई जाती है, खारो, खासो, खारो, जयंती। तो काफ़ी उनकी अलग चावल की उत्पादकता लिए वो तीनों जो पहाड़ी है काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और चावल की सबसे ज़्यादा उत्पत्ति भी मतलब जो उत्पादन है इसका यह प्रोडक्शन यहीं होता है, खेती अधिक होती है क्योंकि यहाँ की जलवायु चावल की खेती के लिए उपजाऊ है। यहाँ के लोग दोस्तों मीठे में रसगुल्ला और मिर्ची खाना पसंद भी करते हैं, मैंने आपको बता दिया। आगे बात करें तो दोस्तों भारत के बिहार की भूमि गंगा नदी में बहने के लिए, यानी दोस्तों जो भारत में जो बिहार है वहाँ पर दोस्तों जो गंगा नदी काफ़ी मतलब बहती है। तो वहाँ पर दोस्तों जो भूमियाँ उपजाऊपन भी रहती है, ये भी आपको पता है। जहाँ नदी है दोस्तों वहाँ उपजाऊपन तो रहेगा ही मिट्टी का, जहाँ गेहूँ और चावल काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। बिहार में बौद्ध धर्म ने, आपको पता होगा कि जो बिहार में अधिकतर जो बौद्ध धर्म है, यानी वहीं पर दोस्तों जो मगध वाला इलाका है वहीं आपको जो हमें पता है कि मौर्य डायनेस्टी की हमारी एशियन टाइम से भी शुरुआत वहीं से होती है। मगध में जो पहला रूलर रहता है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद तो पहले वहाँ और भी डायनेस्टी थी, नन डायनेस्टी। तो घनानंद को दोस्तों हरा के वहाँ पर जो चंद्रगुप्त ने अपनी नींव रखी थी मौर्य डायनेस्टी की। तो आपको पता होगा कि जो बिहार रहा है वो काफ़ी गया, बोध गया, वैशाली जो है ना काफ़ी धर्म जो बौद्ध धर्म है ना गौतम बुद्ध से भी काफ़ी वहाँ प्रभावित रहा है, यह भी आपको पता होगा। तो बिहार में बौद्ध धर्म ने अहिंसा को बढ़ावा दिया, इसलिए दोस्तों अधिकांश लोग वहाँ यहाँ शाकाहारी हैं अधिकांश लोग है ना। यहाँ राज्य की सबसे पसंदीदा दोस्तों चोखा व्यंजन है। चोखा कहते हैं दाल चोखा है ना, ये वहाँ पर काफ़ी प्रसिद्ध की जाती है एक क्षेत्रीय खाद्य संस्कृति के रूप में। आगे बात करें तो दोस्तों हम केरल में भी काफ़ी हमें देखने को मिलता है। केरल हमें पता है दोस्तों काफ़ी अपने लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान समय में दोस्तों यहाँ की जो लिटरेसी रेट भी काफ़ी अच्छा है। और दोस्तों यहाँ समृद्ध से भी घिरा हुआ है, यानी समुद्र से भी घिरा हुआ है, जो पर्यटकों के लिए एक अट्रैक्शन का दोस्तों हमें कह सकते हैं सेंटर पॉइंट है। यहाँ पर दोस्तों शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यंजन देखने को मिलते हैं। इसमें लोकप्रिय जो व्यंजन है यानी जो फूड है वो है दोस्तों इडली, डोसा, पुट्टू आदि। और यहाँ पर दोस्तों जो इन चीज़ों को वहाँ थाली में नहीं बल्कि केलों के पत्ते में दोस्तों परोसा जाता है। आज भी काफ़ी एक नेचुरल से जुड़े हुए ये हमारे तमाम फूड कल्चर है जो हमारे एशियन टाइम से है और जो वर्तमान में भी दोस्तों हमारी संस्कृति कायम है। तो संस्कृति दोस्तों कभी ख़त्म नहीं हो सकती, बेशक सभ्यता हो सकती है जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेकिन वहाँ की जो तौर तरीके आज भी वर्तमान में हम उन्हीं को देख के यूज़ कर रहे हैं। और हम जब भी इसलिए हिस्ट्री पढ़ते हैं ताकि हम उन चीज़ों को सीख सकें और जो हमसे कुछ घटनाएँ घटी है जो हमसे नहीं होनी चाहिए थी हिस्ट्री में, उनको दोस्तों हम बरकरार रखें, उनसे कुछ सीखें और कुछ नया करने की कोशिश करें। तो इनके कंक्लूजन में देख लेते हैं दोस्तों, इन सभी बातों से यह पता होता है कि सभ्यता समाप्त हो सकती है लेकिन संस्कृति कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि संस्कृति हमारी खाद्य वेशभूषा में देखने को मिल सकती है जो विरासत का प्रतीक होता है। खाद्य संस्कृति हमारे लोगों के बारे में जानने में सहायक होते हैं कि वहाँ के लोग किस तरह के हैं। खाद्य संस्कृति से प्राचीन समय की संस्कृति को भी जानने में मदद मिलती है। तो ये था दोस्त, मैंने आपको बता दिया इजीली वे में, आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है ना। बिल्कुल इजीली वे में सारी चीज़ बता दी कि आपको जो खाद्य संस्कृति है दक्षिण भारत में कैसी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ऐसा अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपना सजेशन जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। तो इतना ही दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो भी क्वेश्चन है मैं आपको अपलोड करूँ तो आप तक तुरंत पहुँचते रहें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए जब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।